नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका फिर आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। कल के वीडियो के माध्यम से आप लोग इस बात से अवगत हैं, इस बात को आप जान चुके हैं दोस्तों कि गुलाम वंश की शुरुआत हो गई थी। और जो गुलाम वंश है दोस्तों, ये कब से कब तक चलेगा? 1206 से 1290 तक। ये बात आप लोग को क्लियर थी। और हम लोगों ने इसके जो शुरुआत करने वाला इंसान था उसकी भी बात कर ली थी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हम लोगों ने कर ली थी, जो कि 1210 में क्या होगा दोस्तों? 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण ही क्या होगा? वह मर जाए। और कहाँ पे ये चीज़ होगी, ये घटना उसके साथ कहाँ होगी? लाहौर में होगी। इसी कारण से क्या होगा? उसका जो मकबरा है यानी टॉम्ब ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ इन लाहौर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने बात की। और इसी क्रम में मैंने आपको ये बताया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका एक बेटा हुआ करता था आराम शाह। आराम शाह और इल्तुतमिश के ही बीच जो युद्ध हुआ, उसी युद्ध का नाम क्या है दोस्तों? बैटल ऑफ जूड, जो कि कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था 1211 में। हम लोग को इसी के आगे दोस्तों बात करनी है। उस युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों? आराम शाह क्या हुआ था? मारा गया था। कौन मारेगा उसको? इल्तुतमिश मारेगा। और आगे अब गुलाम वंश को कौन चलाने वाला है? इल्तुतमिश चलाने वाला है। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ी सी बात कि जो दिल्ली सल्तनत है वो कब से कब तक चलेगी। याद रखिएगा इस चीज़ों को, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चलेगा। दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहला वंश है, जैसा मैंने आपको बताया है 5 वंशों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला वंश ही आपका कौन सा है? गुलाम वंश। गुलाम वंश को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, जो कब से कब तक चलेगा? 1206 से 1290 तक। इसमें हम लोगों ने जो सबसे पहले इंसान की बात की थी दोस्तों, वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका समय काल क्या था? 1206 से लेके 1210 तक। यहाँ तक मेरे समझ से दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब जो आगे चलाने वाले बैटल ऑफ जूड जो हुआ, यानी जूड के युद्ध के बाद आराम शाह जब मारा गया तो इल्तुतमिश क्या किया? आगे स्लेव डायनेस्टी को बढ़ाया। इल्तुतमिश जो अपना समय काल, जो इसकी अगर समय काल की हम लोग बात करें तो इसका समय काल कब से कब तक चला? क्योंकि 1211 में ही क्या हुआ था? जूड का युद्ध हुआ था। आराम शाह को मारने के बाद ये गद्दी पे बैठा। 1211 से लेके 1236 तक इसका समय काल चला शासन का। ठीक। और सबसे मज़े की बात दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। यानी क्या है? ये पहला सुल्तान है, पहला सुल्तान है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि जो सुल्तान ये उपाधि होती है, एक टाइटल होती है, जो कि कौन देता है? खलीफा लोग दिया करते हैं। ये जो सुल्तान इसको टाइटल दी गई थी, ये किसने की थी? इसको बगदाद के खलीफाओं ने दी थी। ठीक। जब इसको ये टाइटल मिली तो इसने एक चीज़ डिसाइड किया था कि दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक आगे रूल करेंगे, सबके सामने क्या लगा रहेगा? सुल्तान लग जाएगा। सबको टाइटल ये सुल्तान की दी जाएगी। इसी कारण से आप देखते हैं जब दिल्ली सल्तनत बोला जाता है तो दिल्ली, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सुल्तान लिखा हुआ है, इट, सुल्तानेट। यानी दिल्ली सल्तनत क्यों बोला गया? इसको नाम ही इस वजह से पड़ा क्योंकि इसमें सब सुल्तान के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और ये किसकी देन थी? ये टाइटल देना किसकी देन थी? इसको बगदाद के खलीफाओं ने दिया इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश ने ये डिसाइड किया कि दिल्ली में अब हम लोग के आगे जो भी वंश चलेंगे वह सब के सब क्या होंगे? सुल्तान अपने आगे एक टाइटल लगा लिया करेंगे। जो भी शासक होंगे उनके नाम के आगे सुल्तान टाइटल लगा रहेगा। यही कारण था दोस्तों। और इसको ये माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत की अगर सही मायने में शुरुआत करने का नाम किसी का आता है तो इल्तुतमिश है। यानी फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन है? इल्तुतमिश, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन है दोस्तों? इल्तुतमिश है। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक। अब देखिए, यानी क्या पहला सुल्तान ये बना। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने वाला कौन है? दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करने वाला कौन है दोस्तों? इल्तुतमिश। अब इसी क्रम में हम लोग दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसने एक सिस्टम लागू किया था जिसका नाम क्या था? इक्तेदारी सिस्टम। हिंदी में भी इक्तेदारी को इक्तेदारी ही कहा जाएगा दोस्तों। ठीक। अब इक्तेदारी होता क्या था? इक्तेदारी एक तरह का टैक्स हुआ करता था, यानी एक तरह का कर हुआ करता था, जो कि जितने भी सिटीजन थे, जितने भी नागरिक थे, दिया करते थे। और इक्तेदारी को कलेक्ट करने वाला, इक्तेदारी को कलेक्ट करने वाला यानी इस टैक्स को कलेक्ट करने वाला ही इंसान क्या कहलाता था? इक्तेदार कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? इक्तेदार।
और ये इक़्तिदार हेड हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेशन हेड हुआ करता था, यानी ये सर्वोच्च हुआ करता था किसका? एक इक्ता का। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों इक्ता क्या होता है। इक्ता प्रांत को कहते थे, यानी प्रोविंसेस, यानी कोई भी एक जगह जो कि युद्ध में अगर कोई जीत जाता था। देखिए उस समय हुआ क्या करता था, इल्तुतमिश ने एक नियम बना रखा था कि इसके तरफ से लड़े हैं और आपने इसको युद्ध जीतने में इसकी मदद की है या किसी प्रांत को जीतने में इसकी मदद की है, तो उस प्रांत का हेड आपको बना दिया जाएगा। और उसी हेड को क्या कहते थे? इक़्तिदार कहते थे। और जिस प्रांत का हेड बनाया जाता था यानी प्रांत को क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। यानी प्रांत का ये इक्ता क्या है? प्रांत है। और उसका एडमिनिस्ट्रेशन हेड यानी उसके नियम कानून और जो भी चीज़ें वहाँ पे डील हो रही हैं, यानी जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वह कौन करता था? इक़्तिदार करता था। और इसी जो नियम था इसी को हम लोग क्या कहते थे? इक़्तिदारी सिस्टम कहते थे। और इक़्तिदारी का मतलब ही होता है टैक्स लेना। ठीक है दोस्तों, यानी इक्ता मतलब प्रांत यानी प्रोविंसेस इंग्लिश में कहेंगे तो। यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इक़्तिदारी सिस्टम को लागू करने वाला भी इंसान कौन है? इल्तुतमिश है। आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। इसने एक और नया सिस्टम चालू किया जिसका नाम था दल चालीसा। हिंदी में भी इसको दल चालीसा ही कहेंगे। अब दल चालीसा का मतलब क्या हुआ करता था? इसने 40 अपने खास गुलाम जो हुआ करते थे, यानी जो इसके एकदम विश्वासमंद थे, जिनके ऊपर ये आंख बंद करके भरोसा करता था, उनका एक ग्रुप बना दिया था, उनका एक समूह बना दिया था। और समूह बनाने का कारण क्या था? जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है यानी जितनी भी देख रेख करनी थी, पूरे प्रांत की देख रेख करनी या पूरे साम्राज्य की देख रेख करनी है, कि 40 लोग मिलके किया करते थे। थोड़ा हम लोग उस समय का सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या करता। देखिए सबसे ऊपर कौन हुआ करता था? सुल्तान। भाई हेड है, शासक है, सुल्तान। हिंदी में भी इसको सुल्तान ही कहेंगे। इसके नीचे हुआ करता था वजीर। हिंदी में भी वजीर को वजीर ही कहा जाएगा। और इसी वजीर को आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग वर्ड यूज करते हैं वजीर आलम। वजीर आलम आपके दिमाग में जा रहा होगा, किसके लिए शब्द यूज होता है? प्रधानमंत्री के लिए, यानी प्राइम मिनिस्टर के लिए। यानी वजीर जो होता था वह क्या है? एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, यानी हेड हुआ करता था मिनिस्टरों का। ठीक। सुल्तान सबसे टॉप हायरार्की पे, यानी सबसे ऊंचा पद, ठीक, जो शासक, उसके नीचे वजीर। इसी के समकक्ष में क्या हुआ करता था दोस्तों? दल चालीसा हुआ करती थी। इसी के समकक्ष में क्या हुआ करता था दोस्तों? दल चालीसा हुआ करती थी। समझ में आई बात? यानी ये कि दल चालीसा और वजीर एक ही पोजीशन पर बैठा करते थे, इन दोनों की पावर एक हुआ करती थी। बस दल चालीसा का अंतर ये था कि ये ग्रुप हुआ करता था 40 लोगों का, जो कि डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करता था? सुल्तान को रिपोर्ट करता था। यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, जो भी देख रेख साम्राज्य में फैलाना है, जो भी दिक्कतें हो रही हैं उनके बारे में, जो भी इसको पूरी समस्याओं और जो भी इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है कि कैसे उसके साम्राज्य के लोग खुश हों, कैसे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तेज़ी से बढ़े, ये सब काम कौन किया करता था? दल चालीसा किया करता था। इस पे पूरा एकदम नज़र रखा रहता था, पैनी नज़र रखी जाती थी दल चालीसा द्वारा। और ये इंफॉर्मेशन किसको दे दी जाती थी? सुल्तान को दे दी जाती थी। यानी दल चालीसा मतलब भी आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों। अब देखिए, ये वही मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये वही शख्स है जो कुतुब मीनार को पूरा कंप्लीट करेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक तो बस एक नींव डाला था। किसके नाम के ऊपर डाला था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी जी के नाम पे डाल दिया, जो कि एक सूफी संत हुआ करते थे। ठीक है, उनके नाम पे डाल दिया था, नींव डाल दी गई थी। लेकिन जो 4 मंजिल ऊपर की बनवाई गई वो किसके द्वारा बनवाई गई थी दोस्तों? इल्तुतमिश के द्वारा। और अब आपको याद आ रहा होगा, मैंने जैसा कल की वीडियो में बताया है, किस साल हुआ था ये साल इंपॉर्टेंट है। इस साल को आप लोग याद रखेंगे 1229 में। 1229 में क्या हुआ? कुतुब मीनार पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया निर्माण। यानी कुतुब मीनार का आखिरी निर्माण कराने वाला कौन था? इल्तुतमिश। और आगे चल के मैंने दोस्तों जैसा बताया था, इसका 2 बार पूरा निर्माण भी कराया गया था। तो ये बातें रहीं। इसी साल एक काम और हुआ। जैसा आप सब जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको अपनी राजधानी बनाई थी? अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर को बनाई थी। ये लाहौर से अपनी राजधानी कहाँ चेंज करके लाएगा? दिल्ली। यानी अगर दूसरी राजधानी की बात आए कि लाहौर के बाद कौन सी राजधानी बनी है, तो दिल्ली बनी थी। यानी इसको चेंज करने वाला, लाहौर से दिल्ली लाने वाला इंसान कौन था? इल्तुतमिश था। ये इसके ऊपर मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, यही आता भी है। इससे ज़्यादातर इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आते हैं। 2-3 चीज़ें ये और हैं, उस चीज़ों पे हम लोग आगे बढ़ने की थोड़ी कोशिश करते हैं दोस्तों। कड़ी को समझिएगा। अब देखिए, मैंने बताया था कि 2 युद्ध होंगे तराइन के।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तराइन का युद्ध कौन सा हुआ है, 2 युद्ध कौन से हुए थे, किस सन में हुए थे, किसके किसके बीच में हुए थे। इन सब बातों को आप रिवाइज भी करते रहिए दोस्तों। और मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक है कि संडे को आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जो पढ़ाए गए हैं उनका एक कलेक्शन आपको दे दूँ। एक कलेक्शन आपके साथ क्या होगा, डिस्कशन होगा उसके संडे वाले वीडियो के दिन। ठीक है दोस्तों, तो आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज भी करते रहिए, पुराने वीडियो को देखते रहिए, इससे ज़्यादा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये मैंने एकदम डीपली बता दिया है इल्तुतमिश के बारे में अभी आपको। अब हम लोग थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। जो 2 युद्ध हुए थे तराइन के, अब आप दिमाग में दौड़ाइए। अगर आप मान लीजिए रेगुलर बेस पे वीडियो पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में आ गया होगा चीज़ें। हम लोग फिर आगे बढ़ने की थोड़ी कोशिश करते हैं। हम लोग पहुँचते हैं 3rd बैटल ऑफ तराइन पे। 2 तराइन के युद्ध हो चुके हैं, इसी वजह से इसका नाम पड़ा 3rd, यानी तीसरा किसका युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध, यानी 3rd बैटल ऑफ तराइन, यानी तराइन का तीसरा युद्ध, जो कि कब से कब के बीच में हुआ, 1215 से 1216 के बीच में हुआ। अभी मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के 4 गुलाम हुआ करते थे, जिसमें एक कौन हुआ करता था, यलदौज। और यलदौज को कहाँ का साम्राज्य संभालने की जिम्मेवारी मिल गई थी दोस्तों, गजनी की। यानी देखिए ये जो युद्ध हुआ ये किसके किसके बीच हुआ, यलदौज और इल्तुतमिश के बीच। अब हुआ क्यों, देखिए होने का मेन कारण ये था, यलदौज को गजनी का शासन मिला था, लेकिन ये चाह रहा था कि मुझे किसका शासन मिल जाए, भारत का, यानी भारत साम्राज्य मेरे अंडर आ जाए। यानी ये गजनी से अपना साम्राज्य किधर की ओर विस्तार करना चाह रहा था दोस्तों, ये अपना विस्तार करना चाह रहा था भारत की तरफ। लेकिन इल्तुतमिश इस चीज़ पे नाखुश हुआ। इसी के चलते हुए ये हुआ तीसरा युद्ध तराइन का, और इसमें क्या हुआ, यलदौज पराजित हो गया, यानी इल्तुतमिश के पास भारत का साम्राज्य रहा। अब देखिए इल्तुतमिश जो है, इसके शासन काल में एक बहुत क्रूर शासक जो कि मंगोलिया का हुआ करता था, आप सब नाम जान रहे होंगे, जिसका नाम क्या है, चंगेज खान। उसके 3 नाम आते हैं दोस्तों, चंगेज खान आता है, गंगेज खान भी बोला जाता है दोस्तों, और तिमुजीन भी बोला जाता है, यानी 3 नाम हुए। 1221 में वो आएगा मंगोलिया का शासक, जिसका नाम है क्या, चंगेज खान, यानी गेंगिस खान। गेंगिस खान का एक और इम्पॉर्टेंट नाम है तैमूजीन। 1221 में इसके आने का मेन कारण क्या था, इसका एक छोटा भाई हुआ करता था, जिसकी हत्या जो थी, ध्यान से देखिएगा किसने की थी दोस्तों, जलाउद्दीन मंगबरनी ने, जलाउद्दीन मंगबरनी ने कर दी थी। यानी 1221 में चंगेज खान जो था भारत आएगा, किसके साम्राज्य में, इल्तुतमिश के। ये सबसे क्रूर शासक हुआ करता था दोस्तों। एक मज़े की बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आता नहीं है जनरली ये सवाल, बता देता हूँ। ये एकमात्र ऐसा शासक है जिसकी क्या हुई, आज तक कब्र का पता नहीं चला है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा क्यों हुआ, इस बात को हम संडे वाले जब क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो उस दिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं, मेन चीज़ों पे आते हैं। चंगेज खान, इसका नाम जो तैमूजीन था, वह क्या किया, इसके छोटे भाई, चंगेज खान के छोटे भाई की क्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाला इंसान कौन था, जलाउद्दीन मंगबरनी। बस इसी को मारने क्या होगा, चंगेज खान 1221 में क्या आया था, भारत आया था। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये मंगोलिया का सबसे क्रूर शासक इतिहास का माना जाता है। और ये जब आया चंगेज खान, जब अपने भारत आया, तो इल्तुतमिश से बोल दिया था कि तुम मेरे बीच में न आना, जलालुद्दीन मंगबरनी को न बचाने की कोशिश करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे ऊपर भी आक्रमण कर दूंगा। मैं बस अपने भाई का बदला लेने आया हूँ, बदला लेके मैं चला जाऊँगा। और इसने ऐसा ही किया, 1221 में जलालुद्दीन मंगबरनी को मारा, मारने के बाद चला गया। तो ये ओवरऑल क्या हुआ, चंगेज खान की भी बात हो गई। यानी सबसे पहला अगर शासक पूछा जाए जिसके समय पे चंगेज खान यानी मंगोलिया का शासक जो सबसे क्रूर शासक था आया था, वो कौन था, इल्तुतमिश था। और 1221 में वह आएगा दोस्तों। 3rd बैटल ऑफ तराइन इसका इंपॉर्टेंट है, 1215 से 1216 के बीच हुआ, यलदौज इल्तुतमिश के बीच ये युद्ध होगा दोस्तों। यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसने 2 सिक्के भी शुरुआत कराए दोस्तों। इसने जब ये तो हो गया, ये चीज़ें तो मेन है, इसने 2 सिक्के, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम यानी सोने के सिक्के, जिसका नाम क्या पढ़ा था, दिरहम पढ़ा था, उसने शुरुआत कराई थी। इसने 2 सिक्के चलाए, 2 धातुओं के सिक्के चलाए। सबसे पहला चांदी का सिक्का, जिसका नाम क्या पड़ा, टंका या टका, जो कि आज क्या है, बांग्लादेश की एक करेंसी भी हुआ करती है। और इसने एक तांबा का भी सिक्का चलाया, जिसका नाम पड़ा जीतल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछे जाते हैं। 2 कॉइन इसने चलाए, पहला चलाया सिल्वर
क्वाइन, सिल्वर क्वाइन जो चला उसका नाम ही क्या है, टका। कुछ लोग इसको टंका भी कहते हैं, जो कि क्या है, टका क्या है आज की डेट में बांग्लादेश की करेंसी, जैसे दिरहम क्या है, यूएई की करेंसी। ये बात मैंने आपको पहले बता रखी। इसने एक और सिक्का चलाया जो कि किसका था दोस्तों, कॉपर का, यानी तांबे का। कॉपर क्वाइन को जो कहते थे, यानी तांबे के सिक्के को हम लोग क्या कहते थे, जीतल, जिसका नाम क्या था, जीतल। यानी 2 सिक्के भी इसने चलवाए अपने शासनकाल में। अब इसका शासनकाल तो चल रहा था, पहुंच गया ये अपने अंत समय में 1236 में। यानी 1236 में क्या हुई दोस्तों, इसकी डेथ हुई। लेकिन डेथ होने से पहले इसने एक बात कही कि मेरे चारों के चारों बेटे क्या हैं, अयोग्य हैं। इसी कारण से मैं जो अपना उत्तराधिकारी है वह मैं क्या बनाऊंगा, अपनी बेटी को बना दूंगा। और बेटी का नाम ही इसके क्या था, रजिया था। और जो हम लोग आज सुनते हैं रजिया सुल्तान, वह सुल्तान इस वजह से लगता है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसको सुल्तान टाइटल मिला था बगदाद के खलीफाओं की तरफ से। और इसने ये डिसाइड किया था दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक बने उनके साथ टाइटल क्या लगेगी, सुल्तान की। इसी से रजिया सुल्तान बोला जाता है। लेकिन बीच में कुछ 2 चीज़ें और हुई। इसका जो बड़ा बेटा था दोस्तों, जिसका नाम क्या था, रुकमुद्दीन फिरोज शाह। इसके बड़े बेटे का नाम क्या है, यानी इल्तुतमिश के सबसे 4 बेटे थे, इसके सबसे बड़े बेटे का नाम था रुकमुद्दीन फिरोज शाह। जैसे ही ये मरा, ये गद्दी पे बैठने के लिए क्या हुआ, काबिज हो गया। यानी गद्दी पे बैठने के लिए अपने आप को हकदार बनाया और गद्दी पे बैठ भी गया। लेकिन क्योंकि इल्तुतमिश ने क्या बनाया था, किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था, रजिया को। ये बात किसको नागवार गुजरी, रजिया को गुजरी। अब कैसे हुई चीज़ें, रजिया कैसे बैठी, ये रुकमुद्दीन फिरोज शाह कैसे हटा, ये सब हम लोग जो है दोस्तों देखेंगे। इन चीज़ों को क्रम को समझेंगे कि अगला सुल्तान कौन बनेगा, गुलाम वंश का। यानी दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश चल रहा था, सबसे पहला जो आपका गुलाम वंश स्थापना करने वाला इंसान कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा उस पर रूलर कौन बना, दूसरा जो सबसे पहला सुल्तान भी माना जाता है वह कौन बना दोस्तों, इल्तुतमिश बना। और जो तीसरा था, ठीक, अब कौन बनेगा, क्या रुकमुद्दीन फिरोज शाह को ही टाइटल दे दी जाएगी सुल्तान की, कि रजिया सुल्तान बनेंगी। इन चीज़ों पे हम लोग कल गौर करने वाले हैं दोस्तों। एक बात यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी डेथ कहाँ हुई, दिल्ली में, क्योंकि ये दिल्ली में ही रहता था। दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया था, अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। इसी वजह से इसका मकबरा कहाँ पे है दोस्तों, दिल्ली में ही है। और दिल्ली में सबसे ऐतिहासिक चीज़ इसने क्या की, कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया था। इसी वजह से इसके सम्मान में भी क्या किया गया, कुतुब मीनार के ही प्रांगण में, यानी प्रीमाइसेस में ही इसका क्या है, टॉम्ब है, यानी मकबरा है, यानी टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश। कहाँ पे है दोस्तों, दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे, प्रीमाइसेस ऑफ कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार के प्रांगण में, प्रीमाइसेस ऑफ कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार के प्रांगण में ही इसका मकबरा है दोस्तों। और इसी के साथ हम लोग कल आगे बढ़ेंगे कि अब अगला सुल्तान कौन बनेगा, इल्तुतमिश के बाद क्या रजिया सुल्तान को बनाया जाएगा कि रुकमुद्दीन फिरोज शाह को बनाया जाएगा। और क्यों बनाया जाएगा अगर रुकमुद्दीन फिरोज शाह, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ था, काबिज हो गया था सीट पे, यानी गद्दी पे वो बैठ चुका था। तो कैसे उसको हटाया जाएगा अगर हटाया जा रहा है, और रजिया सुल्तान कैसे बैठेंगी, क्या उसमें उनकी जनता सहयोग करेगी कि नहीं करेगी, इन सब बातों पर हम लोग कल गौर करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे रजिया सुल्तान ने कौन सी ऐतिहासिक निर्णय लिए, या कौन से इतिहास में हम लोग के ऊपर इम्पैक्ट डाला या प्रभाव डाला, और कैसे दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ी। इन सब चीज़ों के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। लेक्चर के माध्यम से जो आपको जानकारी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जा रहे हैं, ये भी आपको पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। और इसका जो डिस्कशन है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हम लोग अभी टॉपिक तक पढ़ चुके हैं, ये संडे को इसका डिस्कशन रखा भी जाएगा दोस्तों। पूरा डिस्कस होगा कि जो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे हम लोग, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं, उन पे पूरी एक नज़र हम लोग डालने वाले हैं। तो साथ में जुड़े रहिए। और मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लेक्चर पसंद में आ रहा है और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें दोस्तों। और मैं इसी के साथ दोस्तों वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।